नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अलग अलग जगह पर घूमते हुए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन चूंकि चुनाव अब पूरा उफान पर आ गया है। आज 1 जनवरी हो गई और 10 जनवरी को पहला फेज, जिस फेज को पिछले 2017 के चुनाव में जहां से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हवा चली, पूरे उत्तर प्रदेश के बाद ये तक कहा जाता है कि वहाँ से इसी का बीजेपी को तमाम जगह फायदा मिला। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त अपने चुनाव के पहले फेज की तैयारी में, इसीलिए आप देखेंगे तमाम बड़े नेता लगातार उस पूरे इलाके में दौरे कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो गठबंधन हो, और या फिर आप मजलिस भी देख सकते हैं, यानी ओवैसी की पार्टी। वो भी ओवैसी भी आज वहीं घूमते रहे, अपना मेरठ में पहुंचे, सिवाल खास में पहुंचे, और वो भी अपने आप को दमखम के साथ यहाँ उतार रहे हैं। बसपा का चूंकि अब पहली रैली की उम्मीद की जा रही है कि वो शुरू होने वाली है कल से, और उसके बाद वो भी अलग अलग जगह दौरे करेंगी। यानी हम लोगों को ये देखना होगा कि उनके आने के बाद बसपा कितना असर छोड़ती है, क्योंकि इस पूरे इलाके में 29 टिकट मुसलमानों को देने के बाद ये माना जा रहा है कि वो मुसलमानों को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। लेकिन इस बार मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी जितना ज़्यादा निश्चिंत नज़र आ रही है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब ये लगे कि अपनी मर्जी से वो सीटों पर टिकट दे रहे हों, और यहाँ तक की कोशिश करके कि कितनी जगह कोई ध्रुवीकरण हो ना हो, उस पर भी ध्यान रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगले 2 दिन बाद ये चुनावी फेज काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, जब मायावती होंगी, और तब उनका जो वोटर्स है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, ये इस बार के चुनाव का सबसे बड़े, जो हम लोग जिनका रिजल्ट 10 मार्च को देखेंगे, जिन पर निगाह रखेंगे, उसमें से एक बड़ा कारण ये भी होगा। क्योंकि तमाम लोग दावा कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इस बार मायावती शायद अपना जितना लंबे अरसे से उनका एक वोट बैंक उन्होंने रिजर्व किया हुआ है, उसमें शायद टूटन दिख रही है, क्योंकि वो बहुत कम सक्रिय हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो उनका जो वोटर्स है कहीं शिफ्ट कर रहा है, और उसका फायदा नुकसान किसको है, इस पर हम लोगों को बहस करते हुए देख रहे हैं। लिहाजा ये शुरू हो जाएगा, अलग अलग गतिविधियां हम देखेंगे। आज फिर मुख्यमंत्री योगी सीधे तौर पर अब वो कानून व्यवस्था को, जो मैं लगातार पहले से कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के पहले ब्रांड एम्बेसडर उनके मुख्यमंत्री योगी हैं। लोग उनको, उनकी बातों को, उनके तमाम किए गए कामों को, जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, उनको अपना पहला मुद्दा मानकर रखते हैं। यहाँ तक कि महंगाई और जो आवारा पशुओं वाला मुद्दा है, जिसको लेकर बहुत ही परेशान अक्सर आपको दिखाई देंगे ये लोग, जो कि आम आदमी भी है, लेकिन वो इन तमाम के ऊपर भी जब आप उससे पूछते हो तो क्या इस बार सरकार बदल रहे हैं, तो वो बड़ा जोर शोर के साथ कहते हैं कि नहीं, सरकार बदलने की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि इन समस्याओं का हल भी योगी करेंगे। बहुत सारे युवा बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत साफ लहजे में वो बोल रहे हैं। वेस्टर्न यूपी का वैसे भी अंदाज आप अगर देख रहे हो, मैं कोशिश कर रहा था कि आप सबको थोड़ा वहाँ का फील्ड के रिपोर्टर्स के साथ भी, मतलब फील्ड के जो लोग हैं उनके साथ भी बात आपको कराऊं, जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा जो इधर की होती है, तो उसमें खरी खरी बोलने का जो अंदाज है, उससे आप शायद बेहतर, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो समय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मैं कल से सोच रहा हूँ कि उधर अब मुझे निकलना होगा, तो अब लंबे समय के लिए बाहर रहना होगा घर से। अभी तक तो घर आ जाकर हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब कल से शुरू हो जाएगा कि ये सिलसिला कि आगे की तरफ अब बढ़ते हुए शाहजहानपुर से आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, देखते हुए कि क्या लोगों का रुख है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली और दूसरी विधानसभाओं को, फेज की विधानसभाओं को लगभग हम देख चुके, और ये लग गया कि कानून, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो मुद्दा बीजेपी के वोटर्स को काफ़ी भा रहा है, और योगी जी के लिए वो काफ़ी ताकतवर साबित हो रहा है। वहीं अखिलेश अपने गठबंधन को जातीय समीकरण के अलावा कहीं और खोज पाने में
मुझे लगता है कि मुश्किल उनको आ रही होगी। ख़ास तौर से अगर हम लोग वेस्ट के ज़्यादातर हिस्सों में हम जाकर देख रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आएँगी इस बात पर कि वो जातिगत समीकरण में धार्मिक ध्रुवीकरण का जो उनका एक अपना वोट बैंक है, उसको ध्रुवीकृत वोट बैंक मैं कहूँगा, वो उनके अलावा उनके पास और कोई बहुत कॉमन ताकत नहीं दिख रही है। अब ये जो जाट मुस्लिम समीकरण है, इसमें कहीं कहीं जाकर आपको यादव दिखता है उस पूरी फेज़ में। जैसे आप संभल में जाएँगे, उधर बहजोई से लेके आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, या गुन्नौर सीट है, इस तरह की सीट पर यादव वोट बैंक काफ़ी ताकतवर है, और जिन्होंने पिछली बार वहाँ से गुन्नौर से जैसे बीजेपी जीती थी, तो उन सीटों को ये कहा जा रहा है कि इस बार जातिगत तौर पर शायद कमज़ोर हों। लेकिन विकास की बात पर मुझे लगता है कि आज चूँकि अभी मैं योगी जी की बात को ख़त्म कर देता हूँ कि किस तरह से आज भी उन्होंने पिठोर में या उसमें कहा कि जिस तरह से ये जोड़ी अब युवाओं की आई है, एक दंगे दिल्ली में लखनऊ से हो रहे थे, कराए जा रहे थे, तो दूसरा दिल्ली में बैठकर देख रहा था। यानी उन्होंने अब धीरे धीरे ये हमला सीधे तौर पर अब वो करने लगे हैं। जयंत चौधरी को अभी तक बीजेपी की तरफ से एक उम्मीद थी कि शायद उनको आज नहीं या कल ज़रूरत पड़े, ऐसा भी नहीं कि शायद बहुमत में ज़रूरत पड़े, लेकिन वो बिना किसी उसके उकसाना नहीं चाहती थी अपने एक जो उनको लगता है कि जो वोटर्स उनके साथ 2013 के दंगों के बाद जुड़ गया है, और जिसने एक शगुन की तरह उनके पास आया, इसीलिए वो उनको उकसाना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि योगी शायद अब सीधे तौर पर इस बात को अपना रणनीति में शामिल कर चुके कि उनको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, चाहे वो जयंत चौधरी हो या फिर वो अखिलेश यादव हो। उनको सीधे तौर पर जोड़कर कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा जो लगता है कि उनको बताना चाहिए, तो मुझे लगता है वो शुरू हो चुका है, और वो पूरी ताकत के साथ उन पर हमला बोल रहे हैं। हम लोग अगले 2-4 दिनों में ये और तीखा हमला देखेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी की जो भूमिका है, मुझे लगता है कि इन पहले 2 फेज़ के बाद वो सिमट जाएगी, और उसके बाद उनका कोई पूरा चुनाव उनका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो इससे ज़्यादा, चूँकि जातीय जो गणित है, उसकी इतनी ही सीमा है। और जैसे अखिलेश यादव हों, चूँकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव राज्य के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना जो रणनीतिक जो उनकी सूझबूझ थी, उससे उन्होंने अपने जातिगत बेस को आगे की तरफ बढ़ाकर इस तरह से तैयार किया कि वो आज मुस्लिम जो आबादी है उसको अपनी सबसे बड़ी उम्मीद दिखने लगे, चूँकि उन्होंने अपनी पूरी राजनीति को इर्द-गिर्द रखा। मुझे लगता है जयंत चौधरी की राजनीति, उनके पिता अजीत सिंह शायद वो लाइन तय नहीं कर पाए थे, और लास्ट तक सिर्फ अपने ही कुछ परसेंटेज जो वोट है उनके दायरे में सिमट कर रह गए थे, जिसके लिए मुझे लगता है कि उसको बाहर निकलने के लिए जयंत चौधरी को बहुत मेहनत अगर करनी होगी, लोगों के अंदर इस बात का यकीन दिलाना होगा माफ कीजिए, कि वो मुद्दे जातियों से परे ले जाकर उनका हल ढूंढना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में तो अब इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा गठबंधन जाट एक आइडेंटिटी और जो अखिलेश यादव के पास जो मुस्लिम वोट बैंक लग रहा है कि है, उसका एक गठबंधन के अलावा और कोई चीज़ पर बहस नहीं हो रही है। एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा देर पे आया, हम उस पर बात करते हैं। माफ़ कीजिए, कल मुझे एक सुझाव दिया था हमारे आपके व्यूअर्स में से ही, जिसमें से उन्होंने कहा था कि पहले एक इशू को ख़त्म करके उस पर आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि लगभग बातचीत तो आपको सभी तरफ एक जैसी दिखेगी। चाहे आप सहारनपुर से शुरू कर लीजिए और शहर दर शहर, अलग अलग शहर में जाइए, जातीय आधार पर पड़ते हुए वोट में या धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर होते हुए वोट बैंक में आपको बहुत ज़्यादा मुद्दों की बात सुनाई नहीं देती है। मुद्दे सिर्फ दिखाने के लिए ज़रूर होते हैं, वो मैं बार बार बोल चुका हूँ। क्योंकि आप यहाँ से लेके बलिया तक टहलते हुए चले जाइएगा, आपको शुरुआत उसी तरह से होगी कि किस तरह से बहुत ही दिक्कतें पेश आई हैं, और जो समर्थक होगा वो उन सारी परेशानियों को भी एक ताकत के तौर पर ओढ़ लेगा, और जो विपक्ष होगा वो उस बात के लिए किसी भी तिल का ताड़ बनाने में अपने तमाम योग्यता का इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक बहुत गंभीर बात हमको समझ में आती है कि ये आखिर, मैं अब दूसरे इशू की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं
संभल में घूम रहा था तो 6 बार से विधायक और उससे पहले भी नवाब इकबाल महमूद जो हैं वहाँ के, उसके बाद आज भी आप संभल में जाते हैं तो जो जो सेकंड टायर की सिटी या थर्ड टायर की जो सिटी थी, जिन्होंने डेवलपमेंट किया है, जिन्होंने बहुत तेज़ी से आपको बदलाव, बल्कि कई शहरों में तो इतनी तेज़ी से बदलाव हुआ है कि आपको खुद अगर आप 2-3 साल 4 साल पहले वहाँ गए थे तो लगता है कि जैसे पहचान पाने में असमर्थ हो रहे हों और वो बिल्कुल एक नया शहर बनकर निकल रहा हो। मैं सरकार के लिए कि ये सिर्फ बीजेपी का योगदान है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कि आर्थिक गतिविधियाँ इस तरह से फैली और उनके पास ये नए किस्म का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता हुआ दिखा। लेकिन जब आप संभल में जाते हैं तो आपको लगता है जैसे ये शहर आज भी वहीं रुका हुआ है। 30 साल से लगातार पार्टी के साथ वफादारी निभाते हुए इन लोगों को अगर आप गौर करते हैं तो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी का जो शहर है वो संभल है। और संभल में जो है मुझे लगता है कि माफ़ कीजिए, मैं संभल और संभल दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। संभल मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े संभल में से एक संभल है, क्योंकि जब आंधी बीजेपी की थी उस वक्त भी वहाँ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता। और बहुत सारे लोग शायद इसलिए इसको देखकर हैरान होते होंगे कि भाई वहाँ से जीता तो शायद गढ़ है, ऐसा नहीं है। वहाँ मुस्लिम वोटर्स इतना ज़्यादा है और मुस्लिम वोटर्स के पास बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए है, लेकिन वोट करने के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, वो होता है कि बीजेपी को हराना है किसी भी कीमत पर। विकास और तमाम चीज़ें जब बातचीत की जाती है तो उसमें कहने के लिए बहुत होते हैं। मैं उसी पर बात अभी करूँगा कि किस तरह से संभल में समाजवादी पार्टी के तौर पर लगभग 30 साल पहले शायद वहाँ बीजेपी का एक बार जीत हुई है। उस समय का गणित चूंकि अलग अलग था, दोनों कैंडिडेट्स में बहुत वोट बढ़ गए थे, लेकिन अभी मुस्लिम वोट इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने से फैसला कर लेते हैं। वहाँ एक सवाल ये भी था कि क्या ऐसी सीट्स जिस पर मुस्लिम बहुतायत है या बाहुल्य सीट है, क्या वहाँ कोई इस तरह की पार्टी जो बीजेपी जैसी पार्टी है उसके लिए कोई स्पेस बचता है? क्या मुस्लिम उसको वोट दे सकता है? कानून पर, विकास पर, या राज्य में हुए किसी चीज़ों को या अनाज पर, या जो घरों को दिए गए मकान हैं, क्या उस पर कभी ये हो सकता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट दे? ये आज पूरे दिन मुझे ज़हन में घूमते हुए जब मैं लोगों के साथ वहाँ बातचीत कर रहा था तो ये सवाल लगातार टकरा रहा था। और तब और ज़्यादा हुआ जब मैं वहाँ के संभल के रेलवे स्टेशन पर गया। चूँकि बार-बार तमाम लोग जिनसे मैं बात कर रहा था, कुछ युवा जो हैं, जो समस्याओं पर बात करना चाहते हैं कि क्या समस्याएँ हैं, तो उसमें से उनको मैंने जब सबसे पूछा तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब-सी बात बताई कि सबसे ज़्यादा हमारी दिक्कत है रेलवे स्टेशंस है। कोई रेल नेटवर्क हमारे पास नहीं है। इसके बाद सिरसी एक वहाँ का काफ़ी बड़ा आबादी का इलाका है, 50 से 60 हज़ार आबादी है, चूँकि बहुसंख्यकता मतलब लोग बोलने वाले उसको 70% तक बता रहे हैं। 66% जहाँ तक मुस्लिम समुदाय है, वहाँ जो अल्पसंख्यक है वहाँ बहुसंख्यक है पूरी तरह से। तो लिहाज़ा उस सीट को लेकर विकास की बात थी। लगातार मैंने पूछा कि आखिर क्या-क्या काम हुआ? आप जाएँगे वो सोया-सा कस्बा, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी कस्बे में हो, और शहर का मुख्यालय वहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, यानी जो संभल है उसमें वो मुख्यालय नहीं है। तो वो लगभग 22 किलोमीटर दूर जाकर है। तो जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि गाड़ी उसने कहा कि ऊपर ही चढ़ा लीजिए, और लगभग मैंने कहा कि नहीं पीछे रोक दीजिए, और भैंसें पूरी तरह से उस स्टेशन को घेरे हुए थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भैंसों का एक पूरा तबेला हो जिसके बीच में एक इमारत खड़ी है जहाँ शायद पानी-वानी पीने की व्यवस्था हो भैंसों के। लेकिन हम लोग अंदर तक गए और अंदर जाने के बाद देखा तो 2 दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे। मतलब जो लोहे के दरवाजे होते हैं जो अंदर जब आप स्टेशंस के अंदर घुसते हैं, भीड़ होती है तो ऐसे-ऐसे करके 3 हिस्से बने रहते हैं अक्सर, 3 या 4 जो भी अपनी तरफ है पुराने स्टेशंस में, तो उससे निकलने का रास्ता रहता है। एक खिड़की दिखाई दी, खिड़की जो टिकट खिड़की है जहाँ कोई बैठा हुआ नहीं दिख रहा था, और ना ही ऐसा लगता है कि वहाँ जैसे कोई बैठता हो, और ऊपर की तरफ एक सिर्फ बोर्ड लगा हुआ था कि ये रेलवे का है, और 2 पर ताला लगा हुआ था, यानी एक ताला खोल दिया गया था। वहाँ कुछ सिपाही जो है सुरक्षा आरपीएफ वाले ऐसे ही बैठे हुए थे, जो आग जलाकर आराम से हाथ ताप रहे थे, और जैसे ही स्टेशन पार करते हैं वहाँ भी भैंसें और एक छोटा सा मंदिर उस तरफ दिखाई दे रहा था, और बीच में बहुत ही पानी भर जाने से जो गंदगी का, कीचड़ का एक तालाब है वो सब वहाँ था। तो वो एक ट्रेन वहाँ से आती है
जो संभल से सिर्फ मुरादाबाद के बीच तय करती है, और जिसमें बहुत अच्छा मजाक वहाँ एक लड़के ने किया कि आप इसमें बैठकर, कई बार बहुत सारे लड़के जो घर से परेशान होते हैं इसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि ये सुबह से शाम तक का काम है, वहाँ पहुँचना 30 किलोमीटर, और इससे ज़्यादा कोई इसका इस्तेमाल नहीं। 20 से 25 लोग उस ट्रेन में आ जाते हैं जो एक बार चलती है। एक बार एक ट्रेन सुबह 10 बजे आती है और शाम को 6 या 7 बजे एक और यहाँ से जाती है। यानी एक मुरादाबाद से आती है ट्रेन और एक ट्रेन यहाँ से वो चली जाती है 6-7 बजे। और इसका कोई टाइम, चूंकि वैसे बातचीत में है लेकिन कोई टाइम तय नहीं है। उसके बाद वहाँ से आप जब सड़कों के बीच में, गलियों के बीच में, जहाँ आप तमाम गांव में भी वो इंटरलॉकिंग की सड़कें देख रहे हैं, वहाँ आपको वो टूटी हुई नालियाँ और तमाम जो ईंटों का जो फर्श पड़ा हुआ है अंदर गलियों के अंदर, वो जो खड़ंजा जिसको बोलते थे, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। जबकि ये लगातार संभल, आपको एक और याद नाम आ रहा होगा, शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो महिलाओं की, बच्चियों की उम्र 21 करने पर नाराज हो जाते हैं, जो 3 तलाक पर बहुत बुरी तरह नाराज रहते हैं, वो वहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। एक और कारण था मेरा संभल को चुनने का कि वहाँ पहला, मतलब ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो रही हो। एआईएम जो है, एएमआईएम का जो पूरा कैंडिडेट था, वो लगभग 60,000 के करीब पिछली बार चुनाव में वोट लिया था। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि शफीकुर रहमान साहब का बेटा जो जियाउर रहमान है, उसका टिकट कट गया था, और वो टिकट लेकर वहाँ से ओवैसी की सीट, ओवैसी की पार्टी से उसने टिकट लिया था और वो उस पर खड़ा हुआ था। जो लोगों के मुताबिक वहाँ 50 से 60,000 वोट वो अपने से ले सकते हैं, उसमें उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए उस पार्टी के सिंबल के तौर पर खड़ा हुआ था शायद। हालांकि आज ओवैसी के लोग काफ़ी वहाँ सड़क पर दिखाई दिए, चूँकि कैंडिडेट भी मिला, और उसने विश्वास भी जताया कि जैसे वो जीत रहा हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही वहाँ उम्मीद ज़्यादा करने वाली बात हुई। मैं सिरसी चला गया। सिरसी में 50 से 60 हज़ार की आबादी है, जो मुस्लिम आबादी है। जब उनसे मैं बात कर रहा था तो सबने बहुत ही परेशानी बताई कि कोई हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, और जो एक होम्योपैथी का छोटी सी डिस्पेंसरी थी वो भी बंद हो गई उनके मुताबिक। लेकिन सबका गुस्सा सरकार पर था। सरकार को वो बहुत बुरी तरह से नाराज होकर ये कह रहे थे कि सरकार ने विकास नहीं किया, सरकार यहाँ हॉस्पिटल नहीं खोली। और वो तो मैंने, और वो विधायक पर भी गुस्सा थे, लेकिन चुनना उनको उसी पर था। जैसे बहुत सारे संजीदा बातचीत करते हुए दो एक लड़कों ने ये कहा, युवाओं ने जो अल्पसंख्यक वर्ग के थे, कि चूंकि रात तक हम लोग ये तय कर लेते हैं कि फिर कोई ना कोई परेशानी है, बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाने का खौफ इतना बड़ा है कि जो विकास की कहानी है उस पर फिर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, और बातचीत जरूर विकास पर होती है। जैसे मैं वहाँ गया, गांव में गया, अल्पसंख्यक गांव में गया, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर सरकार को शुरुआत से ही कोसना शुरू किया, और फिर उसके बाद वो इस बात पर आए कि ये जो विधायक भी काम नहीं कर रहे हैं, ये भी बीजेपी की वजह से नहीं, सरकार नहीं। हालांकि 2 बार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने में लगे रहे। उसके बाद मतलब उन्होंने, अखिलेश ने अपना पूरा कार्यकाल किया और मुलायम सिंह ने भी काफ़ी हद तक अपना काम किया। लेकिन उस सब के बावजूद विकास की कोई कहानी वहाँ दिखाई नहीं देती है। उनके लोगों से पूछिए तो वो भी यही बोलते हैं। लेकिन एक बीजेपी को हराना है, ये एकमात्र जादू की छड़ी है जो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है उनका। और लेकिन जब मैं पूछता हूं कि क्या आप बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, क्या, वो कहते हैं हाँ बदलाव होगा। लेकिन बदलाव किसका होगा? ये सरकार जिसको कभी जिताते नहीं है, वो पार्टी जिसको उन्होंने कभी वोट नहीं दिया है, और जिसको वोट दिया है जो चुन के आता है वो फिर बदलाव नहीं लाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का असर आपको इस तरह की सीटों पर दिखाई देता है, जो किसी जाति या किसी धर्म की एक जागीर के तौर पर इस्तेमाल होने लगती हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण वहाँ आज मुझे समझ में आ रहा था कि किस तरह से, चूंकि आपने समाजवादी पार्टी को ही चुना है, आपने बसपा को भी नहीं टेस्ट करने की कोशिश की, आपने कांग्रेस, पहले के समय में कांग्रेस हुआ करती थी, चूंकि वो भी गठबंधन साफ था कि दलित, मुस्लिम्स और अपर कास्ट में ब्राह्मण्स वोट कर देते थे, तो उसमें वो उनके लिए बहुत इजी हो जाता था उस तमाम चीज़ों को अपने लिए रखना। अब एक
एक और चीज इस पर याद आई थी कि क्या जातीय राजनीति, जिस पर आज सबसे ज्यादा हम लोग जब बात करते हैं वेस्टर्न यूपी में, तो जाट समुदाय की भी बात हो रही है। चूंकि बातचीत पहले 2 फेज में होनी है, तो इस पर आना है बार बार। मैं नहीं चाहता कि इस पर आऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सच से थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि अगर किसी को 2014 से पहले बागपत याद हो, 2015-16 तक भी रहा है, वो बागपत अगर याद हो, वो लंबे समय से बागपत याद हो, एक बार जरूर बीच में जब अनुराधा चौधरी मंत्री रही हैं बीच में राज्य सरकार में, तब बागपत से मुजफ्फरनगर बड़ौत शामली का जो रोड था सहारनपुर वाला, वो बना था। वरना उतने लंबे समय से 67 से इसको गढ़ में बदल देने वाले बागपत में कभी विकास की बात होना या उस पर वोट पड़ना एक सपने जैसा था, क्योंकि कभी किसी भी कम्युनिटी के आदमी ने इस बात पर बात ही नहीं की, क्योंकि उनको तो चौधरी को जिताना था। और ये बात मैं जो कह रहा हूं उसको आप बहुत सारे अखबारों के आर्काइव से टैली कर सकते हैं कि गड्ढों में सड़क होती थी। मतलब कई बार चूंकि पूरे गड्ढे ही गड्ढे थे और उसके बीच में कहीं कहीं आपको सड़क दिखती थी। ये हर वो आदमी जिसने उसका सफर तय किया हो, वो उधर से उसको गिनता था। जबकि उस पूरे शहर ने, पूरा इलाका ही वो पूरी तरह से चौधरी साहब के साथ खड़ा रहा, और चौधरी साहब मंत्री रहे। उनके मंत्री राज्य सरकार में शामिल हुए, वो खुद केंद्र सरकार में भी शामिल हुए, उड्डयन मंत्री तक बने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उन्होंने कमल की। लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट कभी उस पर नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग 45 मील्स लगा दी या वो लगा दी, वो सिर्फ एग्जेजरेशन होता है। वो कोई मील्स उस तरह की उनकी तरफ से उस इलाके में नहीं लगी थी कि भाई उन्होंने अपनी तरफ से, वो सब पुरानी शुगर्स मिल्स हैं। और जब सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बीजेपी की आई, कोई भी सरकार आए, क्योंकि जब बदलाव आने लगा तो जब सड़कें वहां बनी, अभी वहां एक बेहतर सड़क आपको दिखाई देती है। जो पार्क में मैं खड़ा था बड़ौद के उस कॉर्नर पर, एक बड़ा सुंदर पार्क है, शहीद स्मारक की तरह है, उसमें याद करता हुआ। तो जब मैंने उनसे पूछा बातचीत करते हुए कि मैं इस सड़कों से गुजरा हूं, मैंने ये सड़कें देखी हैं कि कहीं सड़कें नहीं होती थी, आज ये सड़क है, क्या इसका वोटिंग पैटर्न पर कोई असर पड़ेगा? तो जो लोग आरएलडी के समर्थक थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस सड़क बनाने से कुछ नहीं होता है, वहां सड़क पर पानी भरता है। एक और चीज उन्होंने बताना शुरू कर दी कि सड़क पर पानी, ये कैसी सड़क बना दी जिसपे कहीं कहीं कभी बरसात में आप आके देखो पानी भर जाता है। वो सड़क ठीक है, बढ़िया सड़क दिख रही थी, गाड़ी जा रही थी। तो उसी तरह से जब मेरे जहन में ये आया कि यहाँ चूंकि एक गढ़ के तौर पर बन चुकी है जनता, उसके बाद विकास या इस तरह की चीजें सिर्फ एक नुमाइशी चीज होती हैं, जिनको आप जब पत्रकार आए तो उनके सामने आप अपनी भड़ास विपक्षी पार्टी पर उसके साथ उतार सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप वोट करें, चेंज करें, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। इसी तरह से आप लगातार देखते रहिए विकास की कहानियां। मैं इसलिए गिन रहा हूं, मुझे ये लग रहा है आज, चूंकि हम लोग जब बात कर रहे थे तो मुझे उस स्टेशन से लगा कि इस पर आपसे बात जरूर करनी चाहिए कि किस तरह से जो गढ़ बनते हैं उनमें जरूरी नहीं कि वो गढ़ विकास के नाम पर बनते हों। विकास की कहानी हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत करने में इस्तेमाल करते हैं, उसका वोटिंग पर बहुत कम होता है। विकास का वोटर्स बीजेपी के लिए इसलिए, बहुत सारा वोटर्स इसलिए लगता है बीजेपी को, विकास के उसको फायदा जरूर मिलता है अपने विकास का, विकास कराने का। उसका कारण ये है कि अभी भी नेशनल पार्टी होने के नाते किसी एक कास्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। वो पूरी पार्टी किसी कास्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अपर कास्ट की पार्टी उसको कहा जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा टिकट ओबीसीज को देने के बाद और एक ओबीसी प्रधानमंत्री बनने के बाद, या फिर राज्यों में जो ओबीसीज हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद, इस बात का ठप्पा जरूर हट गया कि वो अपर कास्ट की पार्टी है। तो जो विकास का जो मायने है, मतलब घर बनाना, सबसे ज्यादा जो पक्के मकान जो बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो आपको अक्सर सब तरफ दिख रहे हैं। और उसका फायदा बीजेपी को यकीनन मिलता है जब जो पार्टियां, जो जातियां इस पावर स्ट्रगल में शामिल हैं और जो जातियां इस पावर स्ट्रगल से बिल्कुल बाहर हैं। तो जो वो परेशान हाल जातियां, जिनको
कोई उनकी जाति का कोई नेता इस तरह का नहीं खड़ा हुआ जिसके नाम पर वो सारी इकट्ठा हों। तो उनको जो मिला फ़ायदा है, जो उनको मकान मिलते हैं, जो उनको राशन मिला है, या जो भी डेवलपमेंट का कोई सिरा उनके घर तक पहुंचता है, भले ही वो शौचालय तक, तो वो इसको एक अपना ऑब्लिगेशन मानती हैं कि उनको ये बीजेपी को देना है। और कानून व्यवस्था को लेकर चूंकि उनको लगता है ये बेहतर हुई है, तो वो बीजेपी को वोट करते हुए दिख रहे हैं। यानी जातीय बीजेपी की ताकत इस जातीय लड़ाई के बीच में वो सारे वर्ग हैं जिनको अखिलेश यादव या जयंत चौधरी या फिर दूसरी पार्टी अप्रोच नहीं कर रही है, या जहां तक उनको ये लग रहा है कि हमको जो हमारा गठबंधन है, जो जातिगत गठबंधन है जिसके साथ मुस्लिम वोटर इंटैक्ट दिख रहा है, वही हमको जीत के रास्ते पर ले जाएगा। और मुझे लगता है कि यही वो ताकत है जो बीजेपी को इस पूरे इलेक्शन में बार बार रखती है। और इसमें योगी और मोदी दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखता है जब आप पूरे इलाके में घूमते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से बात करते हैं। क्योंकि हम लोगों की दिक्कत ये है, जो ज़्यादातर जर्नलिस्ट हम लोगों के लोग जो घूम रहे हैं मैदानों में, फील्ड में मतलब घूम रहे हैं, वो सिर्फ जो जाति बहुत प्रमुख है या जो वोकल समूह है उस तक जरूर पहुंच रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। जबकि अगर आप बदलाव देखेंगे तो बदलाव हमेशा उस तरह की चीजों से आ रहा है जो बहुत वोकल होकर नहीं बोल रहे हैं। इस पूरी संख्या में जैसे अगर आप इन बाकी तमाम जातियों को जोड़ते हैं तो वो भी इसमें मायने रखती हैं। ये एक मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे एक अमरोहा में भी मैं देख रहा था, वो कांट से लेकर अमरोहा में जीतते रहे लगातार महबूब अली। और आपको अमरोहा में अब थोड़ा आपको कहानी है, जो चूंकि जब से वो हाईवे बना है, जो इस सरकार के बाद जो एक हाईवेज है जो अंदर तक सड़कें गई हैं, उससे आपको बदलते हुए अमरोहा की कुछ तस्वीर जरूर दिखती है। लेकिन दिल्ली के इतने नज़दीक ये शहर हैं, अगर आप गुड़गांव की तरफ चलते हैं, आप सोनीपत की तरफ चलते हैं, आप मेरठ की तरफ चलते हैं, आप दूसरे किसी हिस्से की तरफ चलते हैं, तो आपको उनमें यहाँ तक कि आगरा भी आपको इन तमाम हिस्सों से जो इस तरफ है, जिसमें आप अमरोहा जोड़ सकते हैं, जिसमें आप संभल जोड़ सकते हैं, जो महज 150 किलोमीटर के अंदर है, आपको वहाँ इस तरह का कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती जो उनको दिल्ली के पास होने का आभास दिलाती हो। या जिस तरह से आपको ये दिखाई देगा जो बागपत है, बागपत तो मुश्किल से 50-60 किलोमीटर दूर है, यानी दिल्ली के एक उपनगर की तरह है। दिल्ली में कराट प्लेस से आप शायद नजफगढ़ देर में जाते और आप बागपत बहुत पहले पहुंच जाते। लेकिन जैसे लगा कि वहाँ रहनुमाई अपनी उन्होंने जिन लोगों को दी, जो जातीय आधार पर ताकत करके दी, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। यानी वफादारी का जो रिटर्न है बहुत सारे जो जातीय समूह या मतदाता या धार्मिक आधार पर जिताने वाले लोगों को नहीं मिलता है। ये भी एक बड़ा कारण हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उस तरफ भी देखें। एक चीज़ जो माफ़ कीजिए, दूसरा विषय मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एक छोटी सी चीज़ बातचीत आपसे और ज़रूर करूँगा कि अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो जो लड़ाई लड़ रही है वो एक रस्मी तौर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई दिख रही है, और वो धीरे धीरे किसी तरह ये कोशिश कर रही है कि वो फीलर्स भेजे, बार बार समाजवादी पार्टी को वो फीलर्स भेज रही है कि आखिर में वो उनके साथ गठबंधन कर कांग्रेस को थोड़ा संजीवनी दे सके। इस तरफ की कोशिश आपको दिखाई देगी, क्योंकि करहल से उन्होंने अपना कैंडिडेट, जो घोषित किया हुआ कैंडिडेट ज्ञानवती यादव थी जिनको उन्होंने टिकट दिया था, वो हटा लिया है। और उसी तरह से शिवपाल के सामने भी कोई कैंडिडेट नहीं खड़े करने का फैसला उनका है। यानी जसवंत नगर और करहल से वो 2 कैंडिडेट अपने नहीं खड़े करेंगे। और ये इस तरह का जेस्चर है, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी है उनके सामने वो
कैंडिडेट समाजवादी पार्टी नहीं देती रही। तो ऐसे में ये बार बार, चूंकि जिस तरह चुनाव का प्रचार यहाँ कांग्रेस कर रही है, उस तरह लग नहीं रहा है कि वो कहीं लड़ रही है। उससे बेहतर तरह की कोशिश करते हुए आपको अवैसी दिखाई देते हैं, जो इधर से लेकर इतने ज़्यादा दौरे करके अपने जो भी उनके चंद समर्थक इस वक्त बने हैं, जो यूथ की तरफ से जो उनको पॉजिटिव संदेश दिखता हुआ है, मिल रहा है वो, कि उनके लिए वो अपना एक वोट बैंक तैयार करें, उनको भी ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा ताकत मिल रही है बामुकाबले कांग्रेस के। जो कांग्रेस चूंकि बाहर निकल कर जिस तरह का वो बयानबाजी से लेके तमाम चीज़ें कर रही है, लगता है कि जैसे उसने पहले से तय किया हुआ है, क्योंकि 2024 की राह लोग ये मान रहे हैं 2022 के चुनाव से निकलेगी, और 2024 में मुझे लगता है कांग्रेस इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए या सरकार बड़ी पार्टी बनने के लिए या इस मौजूदा जो उसके पास ताकत है उसको बढ़ाने के लिए उसको उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन करना होगा। यानी उसकी प्राणवायु एक गठबंधन ही हो सकता है अपने आप, चूंकि उनके पास दो ही पत्ते थे जो सबसे बड़े पत्ते थे। इशू के विषय में तो कांग्रेस अब यहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार में इररिलेवेंट है, उसके पास कोई स्पेस नहीं है कि जिसको वो लेकर बातचीत करके जनता को कोई यकीन दिला सके। ऐसा क्यों हुआ, इस पर तो एक लंबी डिबेट हो सकती है, हम लोग अलग से बात भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कब से क्यों और कहाँ चली गई, और नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी वो नहीं मिल सकती है। इस तरह मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह से धीरे धीरे सिन्होली गांव में कहानियों की तरह वो खोने की कोशिश कर रही है, अपने से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण होगा। लेकिन ये जो मुझे लग रहा था सड़क पर घूमते घूमते कि वो ज़्यादातर विड्रॉ करती हुई दिख रही हैं, चूंकि एक रस्मी कवायद है जो पहली बार जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उसमें बसपा के साथ जब पैक्ट किया, 125 सीटों पर लड़े और 300 सीटें छोड़ दी गई थी। उसके बाद ये बात तो ज़रूर कही गई कि कांग्रेस को हर इलेक्शन लड़ना है, अपने काडर को बनाए रखना है, अपने काडर को बचाए रखना है, लेकिन उस तरह की कोई कोशिश कभी दिखाई नहीं दी। वो गठबंधन के सहारे, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ कोशिश करें, चाहे आरएलडी के साथ करें, चाहे वो बसपा के साथ मिला के करें, लेकिन वो अपने आप को गठबंधनों के बीच में वो सोच रहे हैं कि उसके सहारे हम आगे बढ़ें। अकेले रहकर लड़कर भी देख चुके और गठबंधन के सहारे भी देख चुके। लगता है जैसे कांग्रेस वो टच खो चुकी, वो नब्ज खो चुकी, या देखने की क्षमता भी उसकी शायद यहाँ उत्तर प्रदेश में बेहद मंद पड़ गई है। हालांकि कोशिश करते हैं राहुल गांधी, लगातार उन्होंने कोशिश की, देखने की कोशिश की, लेकिन उनके खुद के मुझे लगता है कि खुद की जो अव्यावहारिकता है उनकी, उस राजनीतिक तौर को, उनको तौर तरीकों के साथ सामंजस्य बैठाने की, और मुद्दों को कब कहाँ कौन सा मुद्दा उठाना है और किस इशू को पब्लिक अपना इशू बना सकती है या समझ सकती है जिसको आप अपने लिए इस्तेमाल करें, वो क्षमता कांग्रेस यूपी में कम से कम आज की तारीख में खो चुकी है और लंबे समय तक उसके पास नहीं रही है। अब ये बहुत बड़ा है कि आप अपने आप को चुनाव से धीरे धीरे विड्रॉ कर लें, और ये इसी तरह से था जैसा नक्सलबाड़ी में उस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने किया, और उसके बाद धीरे से वो अपने आप को चुनाव की रैलियों का, उस समय कोरोना का कारण दिया गया और फिर धीरे से हटा लिया गया। एक तरह से अपने आप को इलेक्शंस में बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया अधीर रंजन चौधरी के विरोध के बावजूद। तो उसी तरह से आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे, और उत्तर प्रदेश में तो अब अधीर रंजन चौधरी की टक्कर का कोई नेता भी नहीं है। यहाँ प्रियंका गांधी तय कर रही हैं, कोई ये पूछ नहीं रहा है कि किस तरह का शेड्यूल बनेगा, किस तरह की मीटिंग्स होंगी, किस तरह का वॉर रूम होगा। बहुत सारे जिलों में तो उनके पास का दफ्तर भी अब उस तरह का नहीं है जहां वो वॉर रूम में तब्दील कर सके। तो मुझे लगता है कि ये किस तरह की ताकत है जो कांग्रेस की, जो धीरे धीरे बचा हुआ कुछ था वो भी अब धीरे धीरे उसको समाप्त कर रही है। तो ये कांग्रेस की कहानी है। हम लोग और भी बात करेंगे। आज चूंकि मैं लौटा भी बहुत देर से ही हूँ, और आने के बाद मुझे लगा बातचीत करें, चूंकि दिन भर एक्टिविटी हम लोग जब करते हैं तो वहाँ आज बजट के चलते बहुत ज़्यादा हम लोग देख भी नहीं पाए, और हम लोग वहाँ लगे हुए इन विकास की कहानियों को ढूंढ रहे थे जो आप तक मैंने बताया। क्योंकि मुझे बड़ा, मैं बार बार उनसे सवाल पूछता रहा कि आपको बीजेपी से क्या है, तो उनका यही था कि नहीं साहब, बीजेपी को हराना है। तो ये कारण क्या है, ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी सीटों को डिस्कस करेंगे जहां कभी बीजेपी नहीं जीत रही है।
जीत नहीं रही है उसके पीछे ये नहीं कि वहाँ कोई काम नहीं किया होगा या वह नहीं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी ने जैसे ये तय किया हुआ है और ये मान भी लिया है कि बीजेपी ने कि शायद वो उसको वोट, हालांकि वोट दिखता है, कुछ कुछ छोटा छोटा वोट कहीं कहीं दिख रहा है, क्योंकि गांव में पार्टीबाजी भी होती है। अगर एक ही गांव मुस्लिमों का है तो उसमें से एक हिस्सा आपको मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत ही मिनिक्यूल्स है, वो बहुत ही ज़्यादा साइजेबल नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, दिखाई नहीं देता। और मुझे लगता है कि उसका कारण वही है कि तमाम चीज़ें धर्म के उस पर तय करके फैसला कर रही हैं और जिसका नुकसान भी उठाना पड़ता है कई बार। अब गठबंधन उनको किस तरह से आगे ले जाएगा, इस पर भी बातचीत करने के लिए उनका कहना यह है कि ये हमारे नेता तय करेंगे कि गठबंधन कैसे आगे चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, चूंकि गुफ्तगू ज़रूरी थी तो इसीलिए मैंने आपसे की। और कल किसी एक अच्छे टॉपिक पर हम लोग कल कहीं किसी होटल से हो सकता है बातचीत करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, स्वस्थ रहिए और कोशिश कीजिए सावधान रहें। इस समय कोरोना जाता हुआ कोरोना है, तो आप सभी लोग जो हैं अपने आप को सेफ रखें। और मेरी आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक मेरी बात पहुंचे और अपने इश्यूज ज़रूर बताते रहिए। आप मुझे किसी बात से चिढ़ नहीं होती है, बस आप अपनी भाषा का संयम बनाए रखिए और किसी के प्रति उस तरह की शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और कुछ लोगों ने मेरी लाइब्रेरी के बारे में भी कहा था कि उस पर किसी दिन आराम से 10 मार्च के बाद हम लोग बैठेंगे और अलग अलग किताबों पर बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो मेरी पसंदीदा किताबें हैं वो उसमें मेरे कलेक्शंस में जो आती हैं वो मैं आपसे साझा करूं और उस पर हम लोग बात भी करें अगर आप पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।